ओके, आज की क्लास में जो एक और कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, वो हम करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये पेपर में हमेशा आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लीज इसको ठीक से सुन के पहली बारी में समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर ये वर्टिकल लाइन, एंड देन बी। दिस वर्टिकल लाइन is read as given that। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। तो क्वेश्चन पढ़ के पता कैसे चलता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट का वर्ड यूज हुआ हुआ होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है गिवन दैट। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। इसका फॉर्मूला लिखिए, इज इक्वल्स टू probability of A and B। मैंने कल बताया था ना, एंड का मतलब क्या होता है? ए एंड बी। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं। यू कैन से ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो याद क्या रखना है कि गिवन दैट के बाद जो लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आएगा। जो भी गिवन दैट के बाद लिखा हुआ है, दैट हैज टू कम इन द डिनोमिनेटर। तो ये पूरा फॉर्मूला कैसे पढ़ते हैं? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलता है कि भाई ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 18। अब उमर फारूक उस्मानी लेट आया है क्लास के अंदर, मैंने पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया है और ही हैज मिस्ड इट, और अब कुछ समझ नहीं आएगा। सर वो असल में ना आपकी जो ग्रुप के जो बायो में वो है ना लिंक, उसकी क्लास की वो गलत थी, तो मुझे लगा वही है। याद आया कि वो आपने दूसरा कोड दिया था। ओके उमर, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए और ट्री डायग्राम इसका फिल कीजिए। भाई ऑब्वियसली अगर ऊपर 0.2 है तो नीचे क्या होगा? 0.8। अगर ऊपर 0.75 है तो नीचे क्या होगा? 0.25 x। अगर ऊपर x है तो नीचे क्या होना चाहिए? 1 - x। वेरी गुड, 1 - x, क्योंकि टोटल 1 होता है।
1 माइनस एक्स। The probability that Hank has burgers for supper on any day is 0.5. ये probability का आंसर उन्होंने दे के बोला है x निकालो। तो आहिल अगर मुझे बर्गर्स की probability 0.5 दी भी है तो मैं ट्री डायग्राम से पहले ये probability निकालूंगा और उसको इक्वेट कर दूंगा 0.5 से। कैन यू टेल मी हैंक हैज बर्गर्स की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूं इस ट्री डायग्राम से? सर पहले 0.2 प्लस 0.7 प्लस 0.8 प्लस यस, अगर उसने बर्गर्स खाने हैं सफर के लिए तो वो डायरेक्टली बर्गर्स पे नहीं जा सकता, आपको ये रूट फॉलो करना पड़ेगा। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.75, इससे भी वो बर्गर खा सकता है, या फिर प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय x, उससे भी वो बर्गर खा सकता है। इसको इक्वेट कर देंगे किससे? 0.5 से। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग आहिल टू गिव मी दिस आंसर, लेकिन आहिल ने जवाब ही नहीं दिया आखिर तक। नाउ आहिल टेल मी पार्ट 1, फिर से बताओ मुझे। अगर क्वेश्चन में बर्गर्स की प्रोबेबिलिटी 0.5 दी हुई है तो बर्गर्स की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? सर x 0.8 मल्टीप्लाई बाय x और इसको इक्वेट कर देंगे 0.5 से। सिर्फ यहां से ही वो बर्गर खा सकते हैं और कोई रूट नहीं है जिससे वो नहीं बर्गर सर, खा सकते हैं? ऊपर से भी 0.2 और 0.25 जहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई बाय x नहीं बेटा, 0.2 या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 0.25 0.25 तो 9 बर्गर है, और फिर 0.75। यस, उससे उसको बर्गर मिलेगा, प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय x, उससे भी उसको बर्गर मिल जाएगा, और इसको इक्वेट कर देंगे 0.5 से। What is 0.2 multiplied by 0.75? कितना? 0.15 plus 0.8x is equals to 0.5। yes, 0.15 को वहां लेके जाएंगे, 0.35, फिर 0.8 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 0.35 डिवाइडेड बाय 0.8, 0.4375। अगला पार्ट पढ़िए इसको। Now, when you read the second part of this question, there is a key word. What is that key word in this second part? Given that, ये कीवर्ड मुझे बताता है कि मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। अब वो सारे बच्चे जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की है, मैं उनके लिए अभी रिपीट कर देता हूँ, आइंदा कभी नहीं करूंगा, आज कर लो लेकिन आइंदा टाइम पे आना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैं रिपीट कर देता हूँ उनके लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिखी जाती है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको पढ़ते हैं गिवन दैट।
तो ये किस तरह पढ़ा जाता है? ये पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। तो गिवन दैट के बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो किसकी वैल्यू होगी? बी की वैल्यू होगी। ठीक है, गिवन दैट बी, गिवन दैट के बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो बी की वैल्यू होगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो भी गिवन दैट के बाद लिखा हुआ है वही नीचे आएगा। जो भी गिवन दैट के बाद लिखा हुआ है वही नीचे आएगा। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन दैट हैंक हैज बर्गर्स फॉर सपर, तो हामिस इसमें बी की वैल्यू क्या है? सफर होगी ना। बी की वैल्यू है दैट ही हैज बर्गर्स फॉर सपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वेंट फॉर स्विमिंग। तो ए क्या है? स्विमिंग। ठीक है, फिर बता रहा हूं, गिवन दैट के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो बी की वैल्यू होती है। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक स्विमिंग के बारे में है और दूसरी बर्गर्स के बारे में है। तो वो कह रहे हैं गिवन दैट हैंक हैज बर्गर्स, तो गिवन दैट के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो बी होता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ए होता है। तो मैं इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊं पार्ट टू का? मैं अब ए और बी थोड़ी यूज करूंगा। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? स्विमिंग की, गिवन दैट कि उसने बर्गर खाया, इज इक्वल्स टू फरीहा। अब आगे मैं कैसे लिखूं रिलेटेड विद दिस फॉर्मूला? एंड टेल मी, मुझे आगे क्या लिखना चाहिए? probability of S and A divided by probability of B. वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विमिंग एंड बर्गर्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गर्स। अच्छा भाई, निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। स्विमिंग एंड बर्गर, यानी कि वो स्विमिंग करने गया और फिर उसने बर्गर खाया। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.75। क्या आखिर और कोई ऑप्शन है मेरे पास जिसमें वो स्विमिंग करने गया हो और उसने बर्गर खाया हो? जी सर, और दूसरा, 0.8 वो टाइम्स तो स्विमिंग करने ही नहीं गया। 0.4375। हेलो, वो तो स्विमिंग करने ही नहीं गया 0.8। नहीं सर, फिर नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है स्विमिंग एंड बर्गर के लिए। स्विमिंग एंड बर्गर, दिस इज द ओनली ऑप्शन। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.75 अपॉन प्रोबेबिलिटी दैट ही एट अ बर्गर, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी। यस, इट वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 0.5। कितना और है? 0.3। कैन एनीबडी एल्स कंफर्म दिस आंसर? जी सर, यही आ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 20। लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन ओवर हियर। पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन।
जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें वो कहते हैं इफ ही अटेंड्स तो ऐसा होगा, इफ ही डज नॉट अटेंड तो ऐसा होगा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, कंडीशनल तो गिवन दैट का वर्ड तो अभी तक आया ही नहीं ना, तो कंडीशनल तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्री डायग्राम बनाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ट्री डायग्राम बनाया जाता है। तो सबसे पहली ब्रांच मुझे क्या बताएगी कि वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ही इज ईदर ही इज गोइंग टू अटेंड द ट्रेनिंग सेशन और ही विल नॉट अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। ए कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं नॉट अटेंड। बट इफ द क्वेश्चन इज इक्वली लाइकली, तो प्रोबेबिलिटी में कितनी कितनी लगाऊं? इक्वली लाइकली, इक्वल चांसेस हैं, 50% 50%, 0.5 0.5, इक्वली लाइकली, बराबर है प्रोबेबिलिटी दोनों की। अटेंड करेगा तो उसके बाद क्या बोला है, या तो वो अटेंड करने के बाद ही विल बी चोजन, या तो वो चूज हो जाएगा या फिर वो चूज नहीं होगा, ऐसे ही बोला है ना। और ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं करता तो भी या तो चूज हो जाएगा या फिर चूज नहीं होगा। अटेंड करने पर चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी भी है क्या? If he attends, he is certain to be chosen. अगर वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता है तो वो लाजमी चूज हो जाएगा। लाजमी चूज होने का मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 1। फिर तो वो लाजमी चूज हो जाएगा, तो नॉट चूज होने की प्रोबेबिलिटी 0। अब हामिस मुझे आगे फिल करवाइए ट्री डायग्राम, आगे पढ़ के। पॉइंट 6 लिखेंगे पहले, कहाँ पे? ऊपर वाले में। यस, इफ ही डज नॉट अटेंड, चूज होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 दी है। तो अगर मैं ऊपर 0.6 लिख देता हूं तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? X। अल्लाह अकबर, एक्स क्यों लिखूंगा भाई? एक ब्रांच का सम 1 होता है। अगर ऊपर 0.6 है तो नीचे 0.4 आएगा ना। ओके ओके। पार्ट 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जेमी इज चोजन फॉर द टीम। तो महत कितने तरीकों से ही कैन बी चोजन फॉर द टीम? दो। कौन कौन से दो? अरे अटेंड करके चूज हो जाए, फिर नॉट अटेंड करके चूज हो जाए। यस, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस, माने 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0.1 नहीं। सॉरी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस प्लस 0.5 इंटू 0.6। ठीक है, probability that he is chosen for the team, 0.5 into 1 plus 0.5 into 0.6। तो 0.8। ओके, पार्ट 2, there is a keyword, yes। अब गिवन दैट के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो किसकी वैल्यू होती है? बी की। तो उस पे बी लिख दिया करो। और ए किसकी वैल्यू होती है? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? that he attended the session or not। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला नवीरा में कैसे बनाऊं? प्रोबेबिलिटी ऑफ Probability of A given that C, गलत, हाँ सॉरी सॉरी, सही। प्रोबेबिलिटी दैट ही अटेंडेड गिवन दैट he was chosen, is ठीक है, equal to is probability equals of to A and C
upon probability of C. ओके, एक सेकंड स्क्रीन शेयरिंग कर दो, मैं बंद हो गई है। ओके नवीरा, फिर से बता देंगे आप मुझे, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A and C upon probability of ए C. एंड सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, चलो भाई, अब ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आहिल को समझ में आ गया या नहीं। आहिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी, ही अटेंडेड एंड ही गॉट चोजन। 0.5 times 1. शुक्र। और कोई कंडीशन और किसी तरीके से तो नहीं मिलेगी ये प्रोबेबिलिटी? नहीं, नहीं। 0.5 times 1 is 0.5 upon how much probability that he is chosen? वन। अब नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ से वन वन लिख लें। चूज होने के दो तरीके हैं, या तो 0.5 इंटू वन प्लस 0.5 इंटू 0.6। जी जी। लेकिन आहिल, आपको तो बोलना चाहिए था सर, आपने पहले पार्ट में निकाल तो लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ चोजन 0.8, 5/8। एक एक डेसिमल आगे कर देते हैं, 5/8, या डेसिमल में क्या होगा? 0.625। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। क्वेश्चन नंबर 21। महद, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6। 6। राहिम, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? ओके, नो आंसर। फौरन से राहिम ने जो है ना वो मोबाइल खोला, गूगल निकाला। नहीं नहीं, सोच रहा था, वादा सोच रहा है। कितने जीरोस होते हैं? 6। 6 जीरोस होते हैं। ओके ठीक है, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन और इसका भी ट्री डायग्राम बनाइए। कंट्री ए शुगर लेते हैं, शुगर नहीं लेते। कंट्री बी शुगर लेते हैं, शुगर नहीं लेते। कंट्री ए में कितने लोग हैं? 3 मिलियन पीपल। अभी सिर्फ कंट्री ए की बात करेंगे। कितने परसेंट लोग शुगर लेते हैं? 30%। तो 30% ऑफ 3 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, कितने लोग शुगर लेते हैं? निकालो कैलकुलेटर से। 9 लाख। 9 लाख लोग शुगर लेते हैं कंट्री ए में। 9 1 2 3 4 5। तो शुगर लेने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 9 लाख अपॉन 3 मिलियन। 0.3।
लेकिन did you read the question? What mistake are we making over here? A person is chosen at random from these 15 million people. तो मैं कंट्री वाइज नहीं कर रहा हूं. आपने कंट्री ए के निकाल लिए शुगर वाले, अब आप जरा कंट्री बी के भी शुगर वाले निकाल लीजिए. कंट्री बी में 65% पीपल टेक शुगर इन टी और कंट्री बी की पॉपुलेशन 12 मिलियन की है. तो 65/100 इंटू 12 मिलियन कितने लोग बनते हैं ये? $78 लाख नहीं, एक सेकेंड, 75 लाख नहीं आ रहा, 78 आ रहे. ओके, मुझे कंट्री ए के भी शुगर वाले लोग मिल गए, कंट्री बी के भी शुगर वाले लोग मिल गए. अब मैं क्या करूं? टोटल शुगर वाले लोग निकाल लूं कितने हो गए? इनके 15 मिलियन टोटल पॉपुलेशन में से मुझे ये निकालना है ना टोटल शुगर वाले लोग कितने हैं. दोनों को जरा प्लस कर लो. 87 लाख. कितनों में से? 15 मिलियन लोगों में से. तो बताइए पहला इंसान की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? $87 lakhs upon 15 million people. Find the probability that the person is chosen from country A. Okay, एक मिनट, अभी मैं ट्री डायग्राम हटा रहा हूं. ठीक है. Find the probability that the person is chosen from country A. country A में कितने लोग हैं? 3 million. 3 million upon 15 million. कैंसल आउट होके 1/5. Part 2. Find the probability that the person chosen does not have sugar in their tea. भाई पहले तो मैं तो कह रहा हूं ज्यादा आसानी होगी कि आप शुगर वाली की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और फिर 1 से माइनस कर दें. शुगर वालों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 87 लाख अपॉन 15 मिलियन. पहले इसका आंसर बताओ, शुगर वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 0.58 एग्जैक्ट 0.58. जी. तो नॉट शुगर की प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी? इसको 1 से माइनस कर दो. 0.42. अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे. given that is the keyword और given that के बाद जो लिखा हुआ होता है वो किसकी वैल्यू होती है? बी की. तो राहिम बी की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? $78 million. नहीं मतलब वर्ड्स के हिसाब से डज नॉट हैव शुगर नहीं होगा बी. Yes, does not have sugar on. तो ए क्या है? Have sugar. नो. ए वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है. जी. किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? A की. कंट्री बी की. जी, तो कंट्री हम B. इसका फॉर्मूला बनाते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्री बी given that the person does not have sugar Sugar. बराबर होगा कंट्री बी एंड डज नॉट हैव शुगर अपॉन व्हाट?
One does not have sugar. does not have sugar. Yes. तो इसके लिए ट्री डायग्राम इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कंट्री बी एंड डज नॉट हैव शुगर। कंट्री बी के शुगर वाले मैंने निकाल लिए थे। कंट्री बी के शुगर वाले हमने कितने निकाले थे? 78 लाख। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के किससे माइनस कर दें? 1 से। 1 से। 1 माइनस 78 लाख अपॉन वापस से बता दूं। अच्छा, न्यूमरेटर में कंट्री बी का भी होना चाहिए और नॉट शुगर वाला भी होना चाहिए। ये जो हमने क्वांटिटी निकाली थी, ये कौन सी क्वांटिटी थी? कंट्री बी का शुगर वाला। तो कंट्री बी के शुगर की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसी को 1 से माइनस कर देंगे, तो कंट्री बी के वो लोगों की प्रोबेबिलिटी मिलेगी जो शुगर। लेकिन हम ले तो जो जो मेन क्वेश्चन है वो तो 15 मिलियन पीपल का है। A person is chosen at random from 15 million people. ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये हम कंट्री बी के वो लोग निकालनी, तो बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी है जो कंट्री बी के लोग हैं जो शुगर नहीं लेते। एस कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना, जो शुगर नहीं लेते। तो पहले मैं शुगर लेने वालों की निकाल लूं और फिर उसको 1 से माइनस कर लूं। अपॉन वो लोग जो शुगर नहीं लेते। यस, उसका आंसर हम पार्ट 2 में निकाल चुके हैं। कितना बनेगा ये? अगर 1 से ऊपर आ रहा है तो फिर देन वी आर मेकिंग अ मिस्टेक। सर न्यूमरेटर में एस डैश से भी तो मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर में एस डैश से मल्टीप्लाई नहीं करना है हसन। न्यूमरेटर में हमें कंट्री बी के वो लोग लेने हैं जो शुगर नहीं लेते। अब डिनोमिनेटर में हमें वो सारे लोग लेने जो शुगर नहीं लेते, वो कंट्री हो या कंट्री बी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और वो डिनोमिनेटर का आंसर तो हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं। न्यूमरेटर में हम एक गलती कर रहे हैं। ओके, लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो 78 लाख हैं ये कौन से लोग हैं? कंट्री बी के जो शुगर लेते हैं। तो कंट्री बी के वो लोग जो शुगर नहीं लेते वो कितने होंगे? कंट्री बी की पॉपुलेशन कितनी थी? 12 मिलियन। 12 मिलियन में से जरा इसको माइनस करो ताकि पता चल जाए कंट्री बी के वो लोग जो शुगर नहीं लेते। $42 lakhs। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ऊपर लिखनी है ना, तो 42 lakhs डिवाइडेड बाय 15 मिलियन। जीरो 0.667। अच्छा, उससे आंसर सही क्यों नहीं आ रहा था मैं ये भी बता दूं। मैं पहले लिख रहा था 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर रहा था तो उसमें नॉट शुगर वाले, मतलब इसका ऑपोजिट आ रहा था, जो वो लोग जो बी कंट्री बी में शुगर नहीं लेते। अब इसके ऑपोजिट में पता है क्या क्या आ रहा था?
कंट्री ए भी आ रहा था, कंट्री ए के शुगर वाले, कंट्री ए के नॉट शुगर वाले, क्योंकि हम डिवाइड तो 15 मिलियन, टोटल तो 15 मिलियन यूज कर रहे थे, तो वो हम वहां गलती कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू is question number 23. It is a past paper question and आज की क्लास का सबसे important question, question number 23, the most important question of today's class. ट्री डायग्राम आप सवाल पढ़ के खुद बनाएंगे। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। He tosses a fair coin twice. You know, जब आप एक फेयर कॉइन को 2 दफा टॉस करते हैं तो आपके पास कितने ऑप्शंस आते हैं? 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसका पार्ट 1 करना है, एक कॉइन के लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ट्री डायग्राम। पहली बारी में हेड आ गया, दूसरी बारी में टेल आ गया, हेड टेल, हेड टेल। ये कॉइन का पहला टॉस था और ये कॉइन का दूसरा टॉस था। यस, हर बार प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हेड हो या टेल हो, 0.5 ही होती है। नाउ टेल मी हसन, अगर उसने इफ ही गेट्स 2 हेड्स ही विल गो ऑन द एलिफेंट राइड, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिफेंट राइड निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? Sir, 0.5 into 0.5. यस, yes. 0.5 into 0.5, which is 0.25. If he gets 2 tails, he will go to the camel ride. हाँ मिस, ये कैसे निकालेंगे? उमर फारूक उस्मानी, कैन यू आंसर दिस? मैं करूँ सर? जी बताइए। 0.5 into 0.5। 0.5 into 0.5, 2 tails। आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन। सर इसके अंदर And if he gets 1 of each, he will go on the jungle tractor. 1 of each का मतलब it could either be head tail और टेल हेड। तो उस केस में वो कौन सी राइड पे जाएगा? जंगल ट्रैक्टर राइड। ओके, 0.5 into 0.5 plus 0.5 into 0.5, $0.5।
तो मेरे पास एलिफेंट राइड की भी प्रोबेबिलिटी आ गई, कैमल राइड की भी प्रोबेबिलिटी आ गई, और जंगल ट्रैक्टर राइड की भी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन। The probabilities that Ravi is frightened on each of the rides are as follows. एलिफेंट राइड पर बैठते हुए वो डर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/10। कैमल राइड पे वो बैठते हुए डर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 7/10। और जंगल ट्रैक्टर राइड पे वो बैठते हुए डर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 8/10। Draw a fully labeled tree diagram showing the rides that Ravi could take and whether or not he is frightened। तो पहली वाली ब्रांच किसकी होगी? पहली वाली डायरेक्टली फ्राइटेंड से थोड़ी स्टार्ट करोगे। पहली तो ये होगी कि वो कौन सी राइड लेगा। उसके पास तीन राइड्स के ऑप्शंस है ना, पहले वो राइड पे बैठेगा फिर वो फ्राइटेंड होगा। तो वो कौन कौन सी राइड्स ले सकता है? एलिफेंट राइड, कैमल राइड, या जंगल ट्रैक्टर राइड। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज हमने कितनी कितनी निकाली है? एलिफेंट राइड की 0.25, कैमल राइड की 0.25, जंगल ट्रैक्टर की 0.5। अब जब वो इनमें बैठेगा तो उसके बाद ही विल ईदर गेट फ्राइटेंड और ही विल नॉट गेट फ्राइटेंड। वो सारी प्रोबेबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। उसको देखते हुए आगे का फिल कर लो। एलिफेंट राइड पे फ्राइटन होने की है 6/10, तो मैं इसको डेसिमल में लिख रहा हूँ। अगर ऊपर 0.6 है तो नीचे 0.4 आएगा। कैमल राइड पे फ्राइटन होने की है 0.7, तो नीचे 0.3 आएगा। और जंगल ट्रैक्टर राइड पे फ्राइटन होने की है 0.8, तो नीचे 0.2 आ जाएगा। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Part 3 and Part 4. Find the probability that he is frightened. बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके फ्राइटेंड होने के, और ये मत बोलना कि डायरेक्टली 0.6, ऐसे नहीं जा सकते। स्टार्ट आपको यहीं से करना है। तो फ्राइटेंड होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? कि तीनों राइड्स में जाना चाहिए। 0.25 इंटू 0.6, 0.5 या फिर इंटू 0.7, 0.25 इंटू 0.7, या फिर 0.5 इंटू 0.8। 0.5 इंटू 0.8। यस, probability that he will get frightened, 0.25 into 0.6 plus 0.25 into 0.7, या फिर 0.5 into 0.8। किसी ने अगर आंसर निकाल लिया है तो मुझे बता दे कितना आ रहा है। 0.725। ओके, नाउ व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज, जिन्होंने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है वो पार्ट 4 का जरा मुझे फॉर्मूला बना के दिखा दें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट का वर्ड लिखा हुआ है। आई नीड टू सी कितने बच्चे फॉर्मूला बना सकते हैं।
बना लिया सर। बना लिया फॉर्मूला, ओके। गिवन दैट के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो बी की वैल्यू होती है, यानी कि नॉट फ्राइटेंड बी की वैल्यू है, और प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी होती है वो ए की वैल्यू है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, कैमल राइट। आहिल क्या फॉर्मूला बनाया आपने? सर मैंने बनाया कि probability of camel ride multiply by not frightened divided by probability of not frightened. हाँ, लेकिन मुझे पहले इक्वल टू से पहले तो लिखवाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैमल राइड गिवन दैट, Given that not frightened. given that not frightened, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैमल राइड एंड नॉट फ्राइटेंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फ्राइटेंड, ये बनाया ना? Yes, sir. ओके, कैमल राइड एंड नॉट फ्राइटेंड, ये प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम से कैसे आएगी? कैमल राइड एंड नॉट फ्राइटेंड 0.25 into 0.3, upon probability of not frightened. Can any student, can any online student tell me probability of not frightened कैसे आएगी? 1 minus 0.725. वेरी गुड। पार्ट 1 में हमने फ्राइटेंड की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल ली है, 1 से माइनस कर देंगे तो नॉट फ्राइटेंड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जीरो पॉइंट 273। सबका आ रहा है 0.273? हाँ, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 0.273, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 का ट्री डायग्राम मैं आपको बना के अभी डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन पार्ट्स आप इसके खुद से करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 27। and draw the tree diagram as soon as you read the question. कितनी ब्रांचेस बनाऊं, 2 या 3? 3 बनेगी ना, ए सी एल, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज कितनी कितनी है? ए की 0.5, 0.3 और फिर एल की 0.2। और कॉफी के बाद वो क्या क्या लिखा हुआ है, या तो वो इमीडिएटली पी लेता है या वो बाद में पीने के लिए रख देता है, और ही लीव्स इट टू ड्रिंक लेटर। तो आगे कितनी ब्रांचेस बनेगी, 2 या 3? 2 2, सबके आगे 2 2। इमीडिएटली, नॉट इमीडिएटली, immediately, not immediately, immediately, not immediately। अब आगे की प्रोबेबिलिटीज फिल कर लीजिए। ए के बाद वो इमीडिएटली कॉफी पी ले,
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो पॉइंट एट। और अगर मैं ऊपर 0.8 लिख रहा हूं तो नीचे हामिद को, अब हामिद ने सीख लिया है कि अगर ऊपर 0.8 लिखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 0.2। फॉर सी इमीडिएटली की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो नीचे 0.4। एंड फॉर लाटे इमीडिएटली की प्रोबेबिलिटी 0.1 है तो नीचे 0.9। ओके, पार्ट 2 के अंदर प्लीज यहां शुरू में गिवन दैट का वर्ड लिख लीजिएगा। गिवन दैट Fabio drinks his coffee immediately। क्वेश्चन 28 पे आ जाओ। 28 का ट्री डायग्राम 27 से भी ज्यादा आसान है। कितनी ब्रांचेस बनाऊं? पहला सेंटेंस बता देगा आपको कितनी ब्रांचेस बनानी है। 3, या तो शॉपिंग, या तो सिनेमा, और ही स्टेज एट होम। तीनों की प्रोबेबिलिटी मुझे बता दीजिए। जीरो 0.25, 0.35। तो होम की कैसे निकालूं? दोनों को प्लस करके 1 से माइनस कितनी आएगी? 0.4। 0.4। अब अगला सेंटेंस पढ़ के बताइए हर उसके आगे कितनी ब्रांचेस लगेगी? 2-2। If he goes shopping, the probability that he spends more than $50 is 0.7। या तो he will spend more than $50 या फिर he will not spend more than $50। ऐसी है ना? जीरो 0.7, 0.3, और सिनेमा के बाद मोर देन $50, नॉट मोर देन $50। मोर देन $50 के लिए क्या लिखूं? सिनेमा के लिए मोर देन $50 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.8, तो नीचे 0.2। और अगर वो घर पे रुकता है he spends $10 on a pizza, तो इसको मैं कैसे लिखूं यहां पे? मतलब आना तो वही चाहिए ना, मोर देन $50, नॉट मोर देन $50। तो नॉट मोर देन $50 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 1। वेरी गुड, तो ऊपर 0 आ जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस के पार्ट्स अभी आप करके मुझे 5:15 बजे से पहले सेंड करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।